हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तो आज हम जो है आपका हिस्ट्री का सब्जेक्टिव जो है कंप्लीट सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। अगर इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हम कंप्लीट करा दिए हैं, प्रोजेक्ट परक भी, मॉडल पेपर भी, और ये जो है आपका क्वेश्चन बैंक तीनों करा दिए। तो आप लोग उसको देखिए, 30 में 30 आ जाएगा आपका बिल्कुल। चलिए अब सब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं आज से। तो वीडियो को सबको अच्छा से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। समझ गए? यार चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो आपके एग्जाम में कल देखने को मिल सकता है। तो पहला, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ किया गया? आप लोग सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये मुंबई से प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुंबई से प्रारंभ हुआ था। पहले इसका नाम बम्बई था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा? तो प्रथम युद्ध भी याद रख लीजिए। प्रथम युद्ध जो है पानीपत का 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 मतलब 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला, संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जब पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष जब पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो क्या होगा? और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धो कान्हो, और भी इसमें नेता थे चांद भैरव फूलो झानो, लेकिन प्रमुख नेता थे सिद्धो कान्हो। 1855 में चला था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 मतलब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, और उसी का नाम था जलियांवाला बाग, मतलब एक प्रकार का वो पार्क था। चलिए अब आगे देखिए। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये डलहौजी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा लॉर्ड कैनिंग। गलत दे दिया यहाँ पे किताब में, याद रख लीजिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। पूरा नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। समझ गया? कैनिंग याद रखिएगा, कैनिंग के ही शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था 1857 की क्रांति? 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से। क्यों हुआ था? तो जो पुराना इनफील्ड राइफल था, ब्राउन बेस राइफल था, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल आ गया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस होता था। यही सब उसका कारण था। कहाँ से किसने नेतृत्व किया, उसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा फिक्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में भारत आया था। और देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई। इस कंपनी का भारत में व्यापारिक केंद्र कौन था? प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत, जो कि गुजरात में है, वहीं पे था इसका प्रथम व्यापारिक केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट, सब तक फैला दीजिए ये वीडियो। मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही, मतलब जो कैप्टन है, तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्से में राजस्व भुगतान किया जाता था, जबकि इनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य का उसका तबादला दिया जाता था। इतना याद रखना। मतलब क्या होता था, जो सबसे बड़ा सैनिक प्रशासन है उसको कुछ राज्य का हिस्सा दे दिया, वहाँ पे वो कर वसूलता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946, ये इंपॉर्टेंट है, मैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसलिए मनाया जाता था कि भारत का विभाजन हो सके और एक अलग पाकिस्तान देश का गठन किया जा सके, जिससे मुसलमान का हित की रक्षा भी हो सके। चलो आगे। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? अभी तुरंत बताए थे। 1857 के आरंभ में सेना में नई रॉयल इनफील्ड राइफल प्रचलित किया, जिसमें प्रयुक्त होने वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले इसे दांत से काटा जाता था। कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी की टोपी थी, इसलिए 1857 की क्रांति जो है हो गया, उत्पन्न हो गया। यही सब लिखना है, यही है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डालें। गांधी जी का
प्रथम आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो है बिहार के कहाँ पे है, बिहार राज्य में है, एक जगह का नाम। नील विद्रोह हुआ था, वहीं पे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आया था और 1917 में पहला आंदोलन यही किया था। चलिए देखिए अब, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने विभिन्न आंदोलन और सत्याग्रह किया। इसमें चंपारण सत्याग्रह भी प्रमुख है। प्रथम सत्याग्रह यही है, चंपारण सत्याग्रह बिहार में। चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में हुआ। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह मील का पत्थर प्रमाणित हुआ। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि यह थी कि तत्कालीन समय में बिहार के चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय और अंग्रेज निहले यहाँ के किसान से नील की खेती करवाते थे और किसान पर अत्याचार करते थे। यही हुआ। हड़प नीति क्या थी? देखो, पहले ज़माने में क्या होता था, लॉर्ड डलहौजी एक नीति अपनाया था, उसे बोलते हैं हड़प नीति। कोई भी राजा है, अगर उसका अपना वारिस नहीं है तो उस पर क्या करता था, कुप्रशासन का आरोप लगा के उसको लूट लेता था। सतारा, संबलपुर, इस सबको लूटा था। यही है हड़प नीति। बहुत इंपॉर्टेंट। किसने चलाया था? डलहौजी ने। देखिए हड़प नीति क्या थी। हड़प नीति या राज हड़प अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने उस भारतीय राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला देना चाहता था जिसका कोई वास्तविक वारिस नहीं था। यहाँ लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। इसका प्रमुख उदाहरण झांसी राज्य की थी, क्योंकि वहाँ लक्ष्मीबाई का कोई संतान नहीं था, इसलिए अंग्रेज झांसी राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इसके चलते ही रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था। यह युद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख युद्ध माना जाता है। एग्जाम्पल लिख देना, संभलपुर, सतारा, इस सबको मिलाया गया था। भारतीय संविधान के दो प्रमुख अवसाद, संविधान की विशेषता भी आएगा, अभी आगे बताएंगे आपको। तो भाषा संबंधी अवसाद, हिंदुस्तानी भाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का अवसाद, साथ ही भारत को प्रजातांत्रिक देश का गठन करने का अवसाद। अगला, अल्पसंख्या संबंधी अवसाद, अल्पसंख्यक मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाए जाने के लिए भारत का विभाजन करके दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाए जाने के संबंध में अवसाद। इतने लिखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जितना भी आंदोलन है उनमें से ये प्रमुख है। तो भारतीय राष्ट्र आंदोलन में दांडी मार्च का महत्व, इस घटना के फलस्वरूप महात्मा गांधी को विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका के प्रेसों ने व्यापक कवरेज किया। दांडी मार्च से अंग्रेजों को यह आभास हुआ कि अब भारत पर उसका राज अधिक दिनों तक नहीं चल सकता और भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देनी पड़ेगी। ये हो गया। दांडी मार्च जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरू हुआ था, याद रखिएगा। साबरमती आश्रम से दांडी के बीच नमक कानून तोड़ा था बना के। हो गया। चलिए अगला पेज इसका यहाँ है। नमक देखो, यहाँ नमक वाला दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या है? तो जो है इसमें अंग्रेजों का कुशलतम प्रयोग हुआ और भारतीय सेना की संख्या में कमी आ गई। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। उसके बाद सबका उद्देश्य अलग अलग था, इसलिए ये असफल हो गया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी, भूमि जमींदारों को स्थायी रूप से दे दी जाती थी और उन्हें एक निश्चित धनराशि सरकार कोष में जमा करना पड़ता था। सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ था 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को प्रमुख विशेषता क्या थी? इंपॉर्टेंट है। इसे लगान की राशि निश्चित हो जाने के कारण मनमाना लगान देना पड़ता था। अस्थायी व्यवस्था के बाद नए जमींदार बने और उन्हें जमींदारों का वंशानुगत मिला। ये सब 4-5 तो इसमें लिख लीजिएगा। मुगल प्रशासन का विवरण है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुगल प्रशासन में सूबों को जिला या सरकार में बांटा गया। यहाँ का प्रमुख अधिकारी फौजदार व अमालगुजार थे। अमालगुजार को करोड़ों भी कहा जाता था, जो कि बतिकची लिपिक व खजानदार के माध्यम से कार्य करता था। परगने का शासन सरकार के नीचे की इकाई परगना थी। मुगल प्रशासन में केंद्र प्रशासन व्यवस्था भी थी। इसमें प्रधानमंत्री होते थे जो सम्राट को सलाह देने के साथ ही प्रशासन के सभी विभागों का निरीक्षण करते थे। केंद्र प्रशासन में वकील मुतकल भी होते थे। इसमें राजस्व और वित्तीय मामलों पर एकाधिकार प्राप्त था। इतने लिखना आपको। मुगल काल में सैनिक विभाग के मुखिया को मीर बख्शी कहा जाता था। बादशाह के घरेलू और व्यक्तिगत मामलों का प्रधान मीर ए सम्मानित होता था। चलिए अब देखिए आगे। असहयोग आंदोलन का प्रबंध, कार्यक्रम तथा प्रगति का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 में किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, बहिष्कार कार्यक्रम, सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार, पार्लियामेंट सुधार के बाद काउंसिलिंग का चुनाव, स्थानीय निकायों में नामांकन सीटों में भारतीयों के सदस्यों का इस्तीफा, यही सब है। स्वदेशी कार्यक्रम, हाथ से कताई और हाथ की
बुनाई का बढ़ावा देना, जैसे खादी वस्त्र है, ये सब 3 गो इसमें आप लोग लिख सकते हैं। भारत के राजनीतिक एकीकरण की समस्या से आप क्या समझते हैं? चलिए देखिए, भारत के राजनीतिक एकीकरण की समस्या का अर्थ यह है कि देश रियासतों को भारत में किसी प्रकार मिलाया जाए, अतः भारत देशी रियासतों के विलीकरण की समस्या ही भारत के स्वतंत्रता होने के कुछ समय के बाद ही यहाँ पर राजनीतिक एकीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई। अगला, भारतीय स्वतंत्रता के अंतर्गत देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुता 15 अगस्त 1947 को समाप्त की गई। सिद्धांततः इसका तात्पर्य यह था कि अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने पर राज्यों को अपना प्रभुसत्ता होगी। कांग्रेस ने भारत में स्वतंत्रता घोषणा करके भारत से अलग होने वाले किसी राज्य के अधिकारी को नहीं माना। चलिए यहाँ तक आप लोग इसको लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अगला सेट, 3 सेट रखना है आपको, पूरा एग्जाम क्लियर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और ये सिंधी भाषा का शब्द है। और वैसे भी मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई थी, और ये सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, और ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी, और हड़प्पा का दयाराम साहनी। खानका से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफियों के आश्रम या निवास स्थान को खानका कहते हैं। सूफी संत जो है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ये सब है। गोपुरम क्या है? तो विशाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। ये दक्षिण भारत में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और विजयनगर का जो साम्राज्य में महानतम शासक कृष्णदेव राय था, उसी ने इसको शुरू किया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, और अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की थी। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम? संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फुलो झानो, लेकिन मेन है सिद्धू कान्हू, और 1855 में चला था ये। आईने दहसाला क्या है? आईने ए दहसाला का प्रतिपादक टोडरमल था, जो कि वित्त मंत्री था अकबर का, जिसे अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। इंडो सारासोनिक स्थापन शैली का भारत में 2 उदाहरण। तो देखिए ये सब भी आप लोग लिख सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, होटल ताजमहल, और क्या है, मैसूर पैलेस, और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, धम्म नीति क्या है, या अशोक का धम्म नीति क्या है? तो कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ? अशोक का जो कठोर हृदय वो पिघल गया, और वो युद्ध के स्थान पे धर्म को प्राथमिकता देने लगा। तो अशोक द्वारा चलाया गया एक धर्म है धम्म नीति, समझ गया। तो देखिए यहाँ लिखा है, अशोक द्वारा एक नवीन धर्म मार्ग का प्रचार किया गया, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता था। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। लिख देना, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने, देखिए यहाँ लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसको। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सर्वदा के लिए शस्त्र का त्याग कर युद्ध के स्थान पर धम्म घोष को बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने धम्म नीति के अंतर्गत बड़ों के प्रति सम्मान, सन्यासियों, ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार तथा दूसरे धर्म के प्रति आदर एवं सम्मान की बात कही। धम्म के नीति में तत्कालीन सभी धर्मों का सार है, सद्गुरु पर जोर दिया गया और कर्मकांड को सीमित कर धर्म को व्यवहारिक बनाया गया। इस प्रकार अशोक का धम्म मनुष्य के जीवन के नैतिक नियमों का एक समूह कहा जाता है। चलिए आगे देखें, बासरा और बेसरा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आएगा। सूफी सिलसिले मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा था, एक बासरा एक बेसरा। बासरा क्या है? जो इस्लाम के नियमों कानूनों को मानता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ये सब है बासरा। बेसरा जो इस्लाम के नियमों कानूनों को नहीं मानता, मतलब उससे के बंधन से मुक्त है, घुमक्कड़ संत है ये सब। ये तो अभी बताया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और किसने लागू किया था? अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासनकाल में भू राजस्व नीति के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को 1793, डेट सब याद रखना है, में बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया। समुचे भारत के 19% भाग पर यह बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ। यह व्यवस्था कार्नवालिस ने लागू किया। तो ये आ सकता है, ये तो आएगा ही। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? लॉर्ड कार्नवालिस। कब? 1793। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस। कितना परसेंट भूमि? 19%। ये है क्या? इस व्यवस्था में भूमि का प्रबंध जमींदारों के साथ किया गया, जो केवल
कर वसूल करने वाली अधिकारी थे। सरकार जब चाहे उन्हें हटा सकती थी। भूमि पर केवल राज्य का अधिकार था। हो गया। चलिए अब आगे चलिए। 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। इसके 5 प्रमुख नेता निम्नलिखित है। पहला, बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से था, बहुत इंपॉर्टेंट। नाना साहब कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। लियाकत अली इलाहाबाद से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये तो याद रहेगा आप लोग को, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। नाना साहब कानपुर याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर दिल्ली। किलायत अली इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद थोड़ा मुस्लिम जैसा मिल रहा है, किलायत अली। और एक याद रखिएगा, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये बिहार से नेतृत्व करता था, बिहार के जगदीशपुर से। हो गया, इतने याद रखना है। ये भी आ सकता है 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, 10 मई 1857। प्रमुख नेता कौन कौन थे, क्या कारण थे, ये सब आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। देखिए हम मात्र 20-25 मिनट में आपका 3 साल का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो इसको आप 2 बार 3 बार एकदम बढ़िया से देखिए, रट लीजिए एक बार लिख के। हम बोलते हैं 24 घंटा टाइम आप लोग के लिए बहुत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रथम गृह मंत्री बनाए गए थे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को होगा, सॉरी, ये भी आ सकता है। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री के रूप में उसका पहला चुनौती देशी रियासतों को, और ये भी आता है, लौह पुरुष से कौन जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भगत में मिलाने का था। भारत में उस समय लगभग 550 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थी। इस कार्य को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। हालांकि हैदराबाद के लिए उन्हें सेना प्रश्न भेजना पड़ा। भारत के इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों को भारतीय संघ में मिलाया। भारत के एकीकरण करने में उसने इस महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। चलिए अब आगे चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इसमें इंपॉर्टेंट ही है। भारत में मुगल वंश की स्थापना का संक्षिप्त टिप्पणी दें। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। उसने पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था, दूसरा भी 1556 में लड़ा, तो दिल्ली का जो सुल्तान है इब्राहिम लोधी, उसको हराया था और उसने मुगल वंश की स्थापना की। ये भी आ सकता है, मुगल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक बाबर है। तो ये सब हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो मुगल सल्तनत के नाम से विख्यात हुआ। बाबर परगना वर्तमान उज्बेकिस्तान से आया था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। मुगल तैमूर की ओर से तुर्क जाति के थे, इस कारण उन्हें चगताई तुर्क भी कहा जाता है। साथ ही चंगेज खां की ओर से मंगोल जाति के रक्त का मिश्रण था, इस कारण मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ था। परंतु मुगल शासक में अपने आप को तैमूरी कहा, क्योंकि वह अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे। मुगल बादशाह में 6 बड़े बादशाह हुए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब थे। कई अन्य मुगल बादशाह भी हुए। वहीं बहादुर शाह जफर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतिम मुगल बादशाह थे जिसके नाम पर 1857 का विद्रोह लड़ा गया। इसने अंग्रेजों के कैद में रहकर रंगून में जो है इसकी मृत्यु हो गई। रंगून जो है वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई, रंगून जेल। दांडी मार्च के बारे में लिखे। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर लगभग 241 मील की यात्रा करके प्रारंभ किया, जिसे दांडी मार्च या दांडी यात्रा करते हैं। यह नमक कानून के विरुद्ध था, जिसमें नमक बनाने पर लगभग 14 गुना कर सरकार भारतीय जनता से लेती थी। गांधी ने अपने नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दी थी, किंतु इरविन उसकी इस यात्रा को महत्व को नहीं समझ सका। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की थी। और 2-4 लाइन इसमें लिख सकते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और जनता से आग्रह किया कि हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। इतना। अब फिर ये लिख दीजिएगा आप लोग, दांडी मार्च के कारण गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। चलिए, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था। आ गया झारखंड का मेन क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, यह विद्रोह 1855-56 में घटित हुआ।
इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और दो बहनें फूलो और झानो ने किया। अंग्रेजों ने संथाल जनजाति का इस्तेमाल पहाड़िया जनजाति के विरुद्ध किया था, जिसके लिए 1832 में राजमहल की पहाड़ी में जमीन की एक काफ़ी बड़े इलाकों को सीमांकित किया, जिसे दामिन एको ये आता है, जमीन का टुकड़ा है। दामिन का इलाका जंगल से भरा हुआ था। अंग्रेजों ने संथालों से यह शर्त रखी कि उसको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके 10 वर्ष के भीतर जोतना था। यह कार्य संथालों ने बहुत ही कुशलतापूर्वक किया, किंतु संथाल बहुत जल्दी यह समझ लिया कि उन्हें जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया वह उसके हाथों से निकल गया है, क्योंकि जिस जमीन को संथालों ने साफ किया था उस पर सरकार भारी कर लगा रहा था। साहूकार बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा कर रहे थे। इसी कारण शुरू हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ से फिर यहाँ तक लिख सकते हैं आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपका एग्जाम में। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का चर्चा करें। भारत के संविधान को विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, भारतीय संविधान दुनिया की सबसे बड़ी और लिखित संविधान है। लिख दीजिएगा, भारत के संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष या संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। यही सब लिखना है आपको, 4-5 पॉइंट जो आपको अच्छा लगे देख लीजिएगा, इनमें से आएगा ही ये संविधान के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय विजयनगर के साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे? तुलुव वंश के कृष्णदेव राय 1509 से 1529 विजयनगर के महानतम शासक थे। इन्होंने महानतम कहे जाने के तत्व थे। ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल देख लीजिएगा, 30 में 30 लाना है तो। इसके शासनकाल की सर्वप्रथम विशेषता विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और इसका सुदृढ़ीकरण था। इसके शासनकाल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर द्वीप 1512 हासिल किया गया। उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया गया। बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया। दक्षिण भारत के भव्य मंदिर निर्माण तथा मंदिर में गोपुरम को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय। एक बुक भी लिखा था अमूल्तमायन, क्या नाम था। ये सब आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, ये तो क्वेश्चन आएगा ही। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो भारत के प्रसिद्ध पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 या 1750 ईस्वी के निम्नलिखित विशेषता है। यह एक शहरी सभ्यता थी, लिख सकते हैं। यह सभ्यता विश्व की प्रथम 4 सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के लोग कांसा और तांबा का प्रयोग करते थे। माने कांस्ययुगीन सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसका आकार त्रिभुजाकार था। यही सब खेती करते थे, पशु पालते थे, मनोरंजन का भी साधन था। कब्रिस्तान भी देखने को मिलता है और अन्नागार भी देखने को मिलता है। और क्या मिलता है, धार्मिक अनुष्ठान में लोग यहाँ स्नान करते थे। समझ गए, ये सब लिखते हैं। मातृ देवी की मूर्ति की पूजा करते थे। यहाँ के लोग भावचित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग ये सब लिख सकते हैं। स्नानागार मिला था। खेती का प्रमाण मिला था। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। ये सब आप लोग जो है लिख सकते हैं। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी के एक आह्वान पर समूचे देश में यह आंदोलन एक साथ प्रारंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद करवाने के लिए आरंभ किया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण कौन था और इसका परिणाम क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारणों में से एक क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से असफल होना था। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी, जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं, भारत के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई थी। अंग्रेजी सरकार भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर चुका था, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर सका। उसके बाद ये लिख दिए, आंदोलन के परिणाम। भारत आंदोलन के परिणाम था ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलन को बंदी बना लिया। इस आंदोलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार युवा वर्ग भाग लिया। तो यही सब है। बाद में ये सफल हुआ था, लेकिन इसी के बाद हम लोग को आज़ादी मिला था। ठीक है, हम करा दिए आपका 2022, 23, 24 का
क्वेश्चन बैंक, ध्यान से एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और अभी तक ऑब्जेक्टिव जो नहीं देखे हैं, 2-3 वीडियो, ये मात्र आधा घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको धन्यवाद।